नमस्कार साथियों, आपके सामने अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12th रसायन विज्ञान का हाफ ईयरली का पेपर आपके सामने है। आज हम इस पेपर को कम्प्लीटली हल करेंगे। इस प्रश्न पत्र के अंदर कुल आपसे 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो हाफ ईयरली का जो पेपर आता है आपकी क्लास 12th का वो कितने अंकों का आता है? 40 अंकों का आता है। आप सभी जानते हैं कि जो हाफ ईयरली एग्जाम है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है, प्रत्येक जिले का अलग अलग पेपर बनता है। तो आज ही एक डिस्ट्रिक्ट में ही पेपर हुआ था, तो वो आपके सामने इसी प्रकार का पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, या इसमें से काफ़ी क्वेश्चन है वो आपकी हाफ ईयरली एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। प्लस बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण है अपने लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा पेपर बनाया गया और इसमें से कुछ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आप प्रश्न पत्र दें, हल करने बैठे, तो उसका जो निर्देश है वो जरूर पढ़ लिया करो। इसके बाद देखो बात करते हैं हम आगे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम में भी काफी मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि आदर्श विलयन का गुण होता है। आइडियल जो सॉल्यूशन होती है उसकी प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें पहला है कि राउल्ट का ऑप्शन है, पहला राउल्ट के नियम को मानता है, ये भी बात सही है। डेल्टा एच मिशन इक्वल 0, ये भी बात सही है आदर्श विलयन के लिए। डेल्टा वी मिशन इक्वल 0, ये भी सही है। अर्थात इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला है, विलयन की सांद्रता ज्ञात करें। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज होंगे, पकड़ना इस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी है। अब जो सांद्रता में अपनी 2 इकाई विशेष पढ़ी थी, एक तो मोलरता पढ़ी थी और एक हमने पढ़ी थी मोल लता। एक लता है और एक लता है। हमें पता है कि यदि विलायक का द्रव्यमान किसमें दिया हो? ग्राम में, तब तो क्या काम में लेना? मोल लता। और अगर आयतन में होता, लीटर में, ml में होता, तो हम क्या लेते? मोलता। तो मोलता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल m बराबर विलेक, स्मॉल m बराबर WB बट्टा MB इंटू WA। और अगर आपने इसको ग्राम में लिया है, ग्राम में है, तो फॉर्मूले को कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 1000 से। आप देख सकते हो कि विलेय का भार कितना दिया है? 4 ग्राम। विलेय का भार 4 ग्राम और विलेय का मोलर द्रव्यमान, तो NaOH का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 40 होता है। इसके अलावा विलायक का द्रव्यमान कितना दिया? 500 ग्राम। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। स्मॉल m बराबर 4 इंटू 1000, 40 इंटू 500। तो 2 बिंदु से 2 बिंदु गए, एक बिंदु से एक गया, ये गया, तो 1 में 5 का भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 में 5 का भाग दोगे तो 0.2। अब देखो यहां हमने क्या लिया है? मोल लता है, तो इसको लिखेंगे 0.2 स्मॉल m। ये इसका मतलब ये भी हो सकता है 0.2 मोल और kg इनवर्स। अब देखो सवाल में क्या है, यहां पर भी आपको कैपिटल M दे दिया और यहां पर भी कैपिटल M दे दिया, तो ये मिसप्रिंट हुआ कि इनमें से एक में आपको स्मॉल m जरूर मिलेगा। तो सपोज करते हैं कि यहां मान लेते हैं ये स्मॉल m है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये कब आता? जब हम क्या ज्ञात करते? मोलरता। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन दिया है, एक अभिक्रिया का वेग नियतांक कितना दिया आपको? 7.239 इंटू 10 की पावर -4 अभिक्रिया की कोटि। जो बड़ा जहां पर भी वेग नियतांक दिया होता है उसके साथ में उसका मात्रक लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? मात्रक। और उसके आधार पर अगर हम कोटि ज्ञात करते हैं, तो अगर शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक है तो उसका, अगर शून्य कोटि अभिक्रिया है तो उसका मात्रक क्या मिलेगा आपको? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर प्रथम कोटि है तो उसका सीधा आंसर होता है सेकेंड इनवर्स।
और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो इस क्वेश्चन में वैसे इस यहाँ पर थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, तो इसके साइड में आपको लिखा मिलेगा एस इनवर्स, तो सेकेंड इनवर्स है। तो सेकेंड इनवर्स जो तीनों से पहचान कर सकते हैं कि कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि इसके लास्ट में एस इनवर्स मतलब सेकेंड इनवर्स लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इस प्रकार के क्वेश्चन अपने को बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस चैनल पे आए वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी अलग अलग में जितने भी हाफ ईयरली एग्जाम के क्वेश्चन पेपर होने वाले केमिस्ट्री फिजिक्स वो सब आपको हल करवा दिए जाएंगे। और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दिया गया, उसको आप ज्वाइन कर लें। जैसे ही आपके डिस्ट्रिक्ट में केमिस्ट्री फिजिक्स या बायोलॉजी का पेपर होता है वो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेज दें, जिससे उसका सोल्यूशन उसका हल करवाया जा सके। इसके बाद चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 3 अपने केमिकल काइनेटिक्स से पूछा गया है कि आयनीय समीकरण क्या है। तो आयनीय समीकरण क्या होती है, K बराबर A e की पावर माइनस में A अपॉन RT। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप भी उसको कमेंट्स में बता सकते हो। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए पूछना चाहूँगा कि जो ये तो क्या होती है सक्रियण ऊर्जा, आर क्या होता है गैस नियतांक, टी होता है परमताप, यहाँ एक का क्या मतलब है। आता है बहुत बार क्वेश्चन सीधा एग्जाम में कि आयनीय समीकरण लिखे, तो समीकरण लिखने के बाद हमें उसके बारे में डिटेल से बताना होता है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होता है। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में आपको, निम्नलिखित में से किस यौगिक का चुंबकीय आघूर्ण जो आपके म्यू का मान है वो अधिकतम होता है। सीधी सी बात है कि जिस आयन के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जिस आयन के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ज्यादा होगी उसके चुंबकीय आघूर्ण का मान सबसे ज्यादा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, Fe3+। क्या हो जाएगा, Fe3+। जो यहां से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, आयरन परमाणु क्रमांक कितना होता है 26। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो यहाँ क्या लिखोगे आप, आर्गन, और ये 3D 1 2 3 4 5 और ये 4s 3D। तो जो 26 है तो 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अब यहाँ Fe3+ है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आप बाहर निकाल दो, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो ये बाहर, 2 तो ये चले जाएगा और 1 ये, तो कितने एग्मित इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसमें 5। तो सबसे ज्यादा एग्मित इलेक्ट्रॉन इसी में होंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन आपसे है कि CrCO6, ये CO है, कार्बोनिल है, में Cr का ऑक्सीकरण अंक है। देखो CO जिसको आप क्या, कौन सा लिगेंड है, कार्बोनिल लिगेंड है। क्या नाम है इसका, कार्बोनिल लिगेंड है। और ये लिगेंड कैसा होता है, उदासीन होता है। ये लिगेंड कैसा होता है, उदासीन होता है। तो उदासीन होगा तो उस कंडीशन में Cr का जो ऑक्सीकरण अंक है वो कितना हो जाएगा, 0। कितना होगा, 0 होगा। इसके बाद देखो बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके अगला, ये क्वेश्चन तो आप बता सकते हो, काफी इजी क्वेश्चन दिया आपके लिए कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। सिंपल सा आंसर है, इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। और Fe किस में होता है, हीमोग्लोबिन में। अब इसके बाद 8वां क्वेश्चन काफी अच्छा है और थोड़ा टफ भी पड़ता है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद बनेगा। तो इन्होंने क्या किया है कि इसकी अभिक्रिया, ये क्या लिखा हुआ आपका यहाँ पे, एल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया करवाइए। अब एक बात आप याद रखना कि ये चैप्टर नंबर आपके हेलो एल्केन व हेलो एरिन से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ हमें याद क्या रखना, वो बात आप समझो कि अगर
जलीय KOH लिया होता, जलीय KOH लिया होता तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती। जलीय KOH लिया होता तो कौन सी अभिक्रिया होती? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती। लेकिन एल्कोहलिक KOH जब हमने ले लिया, एल्कोहलिक KOH ले लिया तो कौन सी अभिक्रिया होती है? बीटा विलोपन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी? बीटा विलोपन अभिक्रिया होगी। तो ये काफी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो बीटा विलोपन का मतलब बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो देखो सीधी बात है कि यहाँ से एक H जाएगा और यहाँ से इस Br को निकालो और बीच में आएगा डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर अब इसका नाम भी आपको याद होना चाहिए कि 1 2, तो क्या हो गया? 2 ब्यूटीन। ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन को हल करते हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है वो सब एक साथ याद कर लेनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फिनोल की यशद्रज अर्थात जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया से बनने उत्पाद है टोलुइन, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन। जल्दी से कमेंट्स में आंसर बता दीजिए बेटा। ऐसे अगर पेपर आप कम से कम 10 हाफिली अलग डिस्ट्रिक्ट के पेपर हल कर लोगे और फिर आपके जिले के अगर हाफिली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आता है तो आप देखोगे उसमें से काफ़ी क्वेश्चन है वो रिपीट आपको मिलेंगे, प्लस अपनी प्रैक्टिस और अपनी जो अभ्यास है वो अच्छा हो जाएगा। देखो फिनोल है, फिनोल का मतलब क्या होता है? बेंजीन वलय के ऊपर OH क्रिया किससे करवाई? जिंक चूर्ण से। तो क्या होता है? ये O है वो इसके साथ जुड़कर क्या बना लेता है? इधर ZnO प्लस, और यहाँ पर आपकी ये कंडीशन बन जाती है जिसको आप क्या बोलते हो? बेंजीन। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फिनोल की यशद्रज जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? बेंजीन बनता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि साथ साथ आप स्क्रीनशॉट लेते रहे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, काफी अच्छा है। फेलिंग परीक्षण के दौरान आपने पढ़ा होगा जो फेलिंग परीक्षण होता है उसमें फेलिंग विलयन A और B काम में लेते हैं और वो जिसमें कार्बोनिल समूह होता है उनके साथ क्रिया करके लाल भूरे रंग का अवक्षेप बनाता है। तो फेलिंग विलयन में यहाँ से क्वेश्चन है कि फेलिंग विलयन एक तो A होता है और दूसरा B होता है। A के अंदर क्या होता है? एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में कि फेलिंग विलयन A कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है और फेलिंग विलयन B रोसेल लवण का विलयन। तो फेलिंग विलयन A के लिए अगर हम बात करें तो क्या होगा आपका? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। और B क्या होता है आपका? रोसेल लवण का जलीय विलयन। और ये जो लाल भूरे रंग का अवक्षय बनता है वो किसके कारण बनता है? Cu2O के कारण बनता है। याद कर लेना, एक तो CuO है और ये Cu2O के कारण अवक्षेप बनता है। अब आगे चलते हैं। तो ये तो थे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके बाद अगला दिया आपको बेंजीन डाइएजोनियम लवण किस प्रकार की अभिक्रिया दर्शाता है? तो सीधी बात है कि बेंजीन डाइएजोनियम लवण है वो नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है। एक एग्जांपल भी हम इसको कर लेते हैं कि बेंजीन डाइएजोनियम लवण किस प्रकार की अभिक्रिया दर्शाता है। तो ये नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है। जो बेंजीन डाइएजोनियम लवण के रूप में अगर हम कंपाउंड लेना चाहें तो मैंने यहाँ पे ले लिया बेंजीन वाले, यहाँ हो गया आपका N2Cl। ठीक है, जैसे सपोज करो कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मैंने लिया है, इससे मुझे क्लोरोबेंजीन बनाना है। क्या बनाना? क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी क्रिया HCl के साथ करवा दी, HCl, और उत्प्रेरक के रूप में लेंगे Cu2Cl2। तो यहाँ से ये एक तो HCl बाहर जाता है, यहाँ से ये N2 बाहर जाएगा और ये Cl इसके साथ जुड़ जाएगा। तो बेंजीन वाले के ऊपर Cl आपने ऐड कर दिया तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे? क्लोरोबेंजीन। और साथ में यहाँ से N2 प्लस HCl आपका बाहर हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से आप ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो यहाँ HBr के साथ क्रिया करवा सकते हैं, तो ये इसकी रिएक्शन हो जाती है। अगली रिएक्शन आपको पूछी गई है एनिलीन की ब्रोमीन जल से क्रिया कराने पर क्या बनता है? एनिलीन की किससे करवानी है? ब्रोमीन जल से क्रिया करवानी है। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि एनिलीन का मतलब क्या होता है। देखो फिनोल का मतलब तो था बेंजीन वाले के ऊपर OH, और एनिलीन की बात करें तो बेंजीन वाले के ऊपर आपने क्या जोड़ दिया? NH2। बेंजीन वाले के ऊपर आपने क्या जोड़ दिया? NH2। इसको बोलते हैं एनिलीन। और इसकी क्रिया किससे करवानी? ब्रोमीन जल से।
तो Br2 क्रिया के लिए 3 Br2 की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका ये कंडीशन आएगी, एक NH2 तो रहेगा, यहाँ पर एक Br जुड़ जाएगा, दूसरा Br यहाँ पर और तीसरा Br यहाँ पर। तो ये आपका उत्पाद बनता है। एनिलीन की क्रिया ब्रोमीन जल के साथ करवाएंगे तो ये उत्पाद बनेगा। अब इसका नाम जब भी कोई भी रिएक्शन हम करते हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो उत्पाद बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, उसका नाम जरूर लिखा जाए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है कि डीएनए में उपस्थित क्षारक के नाम बताने। तो एक तो डीएनए में उपस्थित क्षारक के नाम तो कौन कौन से होते हैं, ये तो आप भी बता दोगे, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, काफी इजी है। एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। अब यहां से एक क्वेश्चन मैं पुटअप कर रहा हूं, उसका आंसर बताओगे कि इन 4 जो नाइट्रोजनिक क्षारक है, इनमें से एक क्षारक है वो आरएनए में नहीं पाया जाता है, आरएनए में उसके स्थान पे दूसरा क्षारक पाया जाता है। जल्दी से कमेंट से कि ये जो क्षारक हमने लिखे हैं, इनमें से एक क्षारक है वो किसमें आरएनए में नहीं पाया जाता, उसके स्थान पे दूसरा पाया जाता है। जल्दी से कमेंट्स। बड़ा थोड़ी सी मेहनत आप कीजिए, थोड़ी सी मेहनत हम करेंगे तो कार्रवाई ऐसे ही अपना बनता रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका कि अब जब आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए में थायमिन के स्थान पे, किसके स्थान पे, थायमिन के स्थान पे क्या पाया जाता है, आपका यूरेसिल पाया जाता है। बेटा पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर हाफिल एग्जाम में क्या करोगे। अगला क्वेश्चन आपसे, वसा में विले विटामिन का नाम बताइए। काफी इजी क्वेश्चन पूछ लिया। दो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, तो वसा में विले और दूसरा होता है जल में विले विटामिन। तो विटामिन के प्रकार होते हैं आपके A B C D E और K। एक नहीं आता, A B C D और K। अब यहां पर आपको याद रखना, जो B और C होता है ये विटामिन तो विले होते हैं जल में। किसमें, जल में। विटामिन बी और सी, मैंने कहा कि पेपर हल के साथ इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम हल कर लेंगे, जिससे अपना नॉलेज है वो काफी अच्छा हो जाए। तो बी और सी किस में मिले, जल में। तो शेष बच गए वो किस में हो जाएंगे, आपके वसा में। तो वसा में विले विटामिन क्या हो जाएंगे, ए डी ई के, ए डी ई और के। तो स्क्रीनशॉट ले ले बेटा इनका। इसके बाद वो आगे हम बात करते हैं, बड़े क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया गया है यहाँ पे कि देखो अपचायी शर्करा किसे कहते हैं, किसकी बात कर अगला, अपचायी शर्करा किसे कहते हैं। तो सीधी सी बात यहाँ पर है कि अपचायी शर्करा ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो फेलिंग विलयन को अपचेत करके लाल भूरे रंग का अवक्षय बनाते हैं, तथा टोलेन अभिकर्मक को अपचेत करके रजत दर्पण बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं अपचायी शर्करा। और जितने भी मोनोसेक्राइड होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, अपचायी शर्करा होते हैं। और डाइसेक्राइड में लैक्टोज और माल्टोज। दूसरी सी बात, इसके लिए आपको क्या लिखना है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग विलयन को लाल भूरे रंग में, अभी पढ़ा था कि लाल भूरा रंग किसके कारण होता है, Cu2O, लाल भूरे रंग में अपचेत करता है। और जो टोलेन अभिकर्मक को, ये टोलेन अभिकर्मक से क्रिया करके क्या बनाता है, आपका रजत दर्पण। ठीक है। अब यहां एग्जाम्पल वो समझ लेना, जितने भी आपके मोनोसेक्राइड होते हैं, मोनोसेक्राइड का मतलब जैसे ग्लूकोज है, फ्रेक्टोज है, ग्लेक्टोज है, ये सब क्या होते हैं मोनोसेक्राइड। और बात करें यहाँ पे
डाई सेक्राइड अपने सिलेबस में 3 है। एक को हम क्या बोलते हैं, सुक्रोज, दूसरा होता है आपका माल्टोज, और तीसरा होता है लैक्टोज। अगर कल की आपने क्लास अटेंड की है तो कल मैंने इनके बारे में आपको बताया था। अब ध्यान, सुक्रोज है वो आपकी अपचायित शर्करा होती है, क्योंकि इसमें क्रियात्मक समूह है वो मुक्त फ्री नहीं होता है। बाकी के सब के सब क्या होते हैं, आपके अपचायित शर्करा होते हैं। तो याद कर लेना, ये क्वेश्चन अच्छा बनता है कि सुक्रोज एक क्या होती है, आपकी अपचायित शर्करा होती है। क्लियर है? इसके बाद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद वो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वार्ट्स अभिक्रिया क्या होती है। स्वार्ट अभिक्रिया क्या होती है, तो इसके लिए आपके माइंड में एक बात क्लियर कट होनी चाहिए कि स्वार्ट अभिक्रिया होती है ये एल्किल फ्लोराइड बनाने की उत्तम विधि होती है। स्वार्ट्स अभिक्रिया है वो क्या बनाने की उत्तम विधि है, एल्किल फ्लोराइड बनाने की उत्तम विधि है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है आपके कि एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया धात्विक फ्लोराइड के साथ करवाई जाती है। अब धात्विक फ्लोराइड के रूप में आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया सिल्वर फ्लोराइड, धात्विक फ्लोराइड के साथ ये अभिक्रिया करवाई जाती है। तो यहाँ से आपका AgCl, यहाँ से आपका AgBr, तो ये बन गई एल्किल फ्लोराइड प्लस AgCl, यहाँ पर एल्किल फ्लोराइड प्लस AgBr। तो ये याद रखना कि स्वार्ट्स अभिक्रिया है वो क्या बनाने की उत्तम विधि है, एल्किल फ्लोराइड बनाने की उत्तम विधि है। उसके बाद वो थोड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और उम्मीद है कि आपको पेपर समझ में आ रहा होगा, और इसकी अच्छे तरीके से अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके काफ़ी क्वेश्चन है वो एग्जाम में रिपीट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया चैप्टर नंबर 2, वो विलेन वाले चैप्टर से, परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। क्या लिखा हमने यहाँ पे, परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि परासरण दाब एक अणुसंख्यीय गुणधर्म है। देखो, परासरण दाब की परिभाषा कि विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब जो परासरण की क्रिया को रोकता है उसको हम क्या बोलते हैं। परासरण हम सिंपल से तरीके से है कि क्या कह सकते हो कि विलयन पर लगाया गया बाह्य या यांत्रिक दाब जो परासरण की, शॉर्ट लैंग्वेज में परासरण की क्रिया को रोकता है। विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब जो परासरण की क्रिया को रोकता है परासरण दाब कहलाता है। और कैसे प्रदर्शित, क्योंकि परासरण दाब एक अणुसंख्यीय गुणधर्म है, क्योंकि परासरण दाब है वो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। इस कारण से ये कौन सा गुणधर्म है, अणुसंख्यीय गुणधर्म है। तो परासरण दाब किस पर निर्भर करता है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। इसके बाद काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, कोलराउस नियम किसे कहते हैं, कि अनंत अनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है वो उसके धनायन व ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। मैंने बोल के बता दिया कि कोलराउस का नियम काफी अच्छा क्वेश्चन है कि अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, लैम्डा अनंत m इक्वल लैम्डा अनंत प्लस और लैम्डा अनंत माइनस, ये इसका फॉर्मूला बनता है। अब इसके क्या पूछे गए आपसे, दो अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग कि अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की सांद्रता ज्ञात करने में, दूसरा आयनन या वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन है तो लिखना या पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मैंने समझा दिया, बाकी का आप किताब से सीधा ढूंढ के इनको अच्छे से याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हम बात करें कि संक्रमण तत्व क्या है और संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। देखो क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया इन्होंने, कि पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि डी ब्लॉक के तत्वों को हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक
के तत्व को हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। आपने सभी ने जैसे आवर्त सारणी इस प्रकार से आप बनाते हो तो इधर एस ब्लॉक होता है, इधर पी ब्लॉक, और ये बीच का क्या होता है, डी ब्लॉक। तो मध्य में स्थित होने के कारण हम इनको संक्रमण तत्व कहते हैं। और संक्रमण तत्व के लिए एक विशेष बात याद रखनी, डी ब्लॉक और संक्रमण तत्व में अंतर में कि संक्रमण तत्व होते हैं उनका जो डी कक्षक होता है वो पूर्ण भरा नहीं होना चाहिए, अपूर्ण होता है। डी कक्षक क्या होता है, अपूर्ण होता है। इस कारण से जो वर्ग 12 क्या आता है, जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी ये डी कक्षक के तत्व हैं, लेकिन इनको हम संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं क्योंकि इनका जो डी कक्षक है वो पूर्ण भरा होता है। तो संक्रमण तत्व होते हैं उनका डी कक्षक अपूर्ण होता है, चाहे सामान्य या परमाणुीय अवस्था में या आयनिक अवस्था में। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए संकुल आयन और उप सहसंयोजन यौगिक, उप सहसंयोजक संख्या। संकुल आयन, दो संकुल आयन जैसे एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। मैंने क्या लिखा है, K3FeCN6, ठीक है। ये क्या है, एक उप सहसंयोजन यौगिक है। इसको आपने यहां से बीच में से डिवाइड किया तो क्या बनेगा, 3K+ और FeCN6 3-। इसको हम क्या बोलते हैं, संकुल आयन। संकुल आयन, तो संकुल आयन में ये जो है Fe वो तो क्या आपकी केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन, और ये Cn क्या है, लिगेंड। तो ये तो होता है आपका क्या, संकुल आयन। अब आती है उप सहसंयोजक संख्या या उप सहसंयोजन संख्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो याद रखना कि इस केंद्रीय धातु से जितने लिगेंड जुड़े होते हैं वो संख्या, जैसे यहाँ Cn लिगेंड कितने, 6, तो ये क्या होगा, इसकी उप सहसंयोजन संख्या। तो केंद्रीय धातु से कितने लिगेंड जुड़े होते हैं, वो कितने बंध बनाते हैं, वो कहलाती है उप सहसंयोजन संख्या। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखो कि क्या लिखा है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क या ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम और एक यौगिक A के 2 मोल आपस में क्रिया करके एथेन बनाते हैं। तो यौगिक A क्या है और रासायनिक समीकरण लिखे। देखो सीधी सी बात है, अभिक्रिया पहचान में आनी चाहिए कि अभिक्रिया कौन सी है। तो सीधा सा अगर आप बात करें तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई आपकी, वोल्टेज अभिक्रिया। अब यहां पर देखो कि अभिक्रिया होने पर एथेन बना है, अर्थात 2 कार्बन का कंपाउंड बना, एथेन 2 कार्बन वाला कंपाउंड बना। तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, इसका मतलब यहां पर आपको मेथिल लेना पड़ेगा। अब मेथिल क्लोराइड ले सकते हो, मेथिल ब्रोमाइड ले सकते हो। तो समझने के लिए जैसे मैंने ये लिख दिया CH3Cl, इस सोडियम के साथ क्रिया, कितने मोल लेने थे इसके, 2, तो एक उल्टा लिख दिया ClCH3, कितने मोल लिए, 2। तो यहां से 2 Na के साथ 2 Cl आपके क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ये अभिक्रिया जो होती है वो आपके ड्राई ईथर की उपस्थिति में होती है। तो दोनों यहाँ जुड़ जाएंगे, तो CH3 प्लस 2NaCl, तो ये आपका क्या बन गया है, एथेन। क्या बन गया आपका, एथेन बन गया। तो बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए कि ये कौन सी अभिक्रिया, वोल्टेज अभिक्रिया। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिलते हैं, और ये हम तभी कर पाते हैं जब रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, उनकी प्रैक्टिस हो। जितनी भी नेम रिएक्शन है उन सबको मैंने अलग से प्रत्येक नेम रिएक्शन का अलग से वीडियो बनाया गया है, और उसकी आपको इस MK बूस्टर यूट्यूब चैनल पर आपको वो कंप्लीटली वीडियो मिल जाएंगे। वहाँ से आप एक एक नेम रिएक्शन को इजी लैंग्वेज में समझाया गया है, तो उनको आप पढ़ के अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। इसके बाद देखो अगली अभिक्रिया क्या है, कार्बिल एमीन। कौन सी अभिक्रिया की बात करें हम, कार्बिल एमीन की अभिक्रिया, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया, और ये परीक्षण के रूप में काम में आते हैं। देखो इधर इसमें क्या, जैसे प्राथमिक एमीन है, जैसे मैंने लिख दिया RNH2। इस अभिक्रिया में प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया
क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म के का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3 प्लस क्षारीय KOH दिया जाता है KOH। तो देखो अब रिएक्शन कैसे संपन्न होती है कि 3 K के साथ 3 Cl बाहर हो गए, अब 3 OH और 1 HCl और 2 HCl, ये बाहर से जल का अणु बना लेंगे तो क्या बचेगा RNC। तो एल्किल आइसोसाइनाइड प्लस 3KOH प्लस 3H2। तो कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया में जो प्राथमिक एमीन की पहचान की अभिक्रिया है, जिसमें उत्पाद के रूप में आपका क्या बनता है, आइसोसाइनाइड, एन से मतलब आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आपको समाकलित वेग समीकरण कंप्लीट प्राप्त करना, उसका डेरिवेशन करना है। फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे कि K बराबर 2.303 बट्टा T log A माइनस एक्स, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक होता है। अब यहाँ से मैं एक चीज़ आपको क्लियर कट और करना चाहूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये होती है कि शून्य कोटि, ये तो हो गए प्रथम कोटि, और एक कौन सी होती है, शून्य कोटि। इन दोनों अभिक्रियाओं के लिए जो वेग स्थिरांक का जो व्यंजक व्युत्पन्न करने वाला सूत्र है, दोनों में से एक ना एक बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और काफ़ी बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपके आया हुआ है। तो इसलिए इन दोनों को मैंने एकदम डिटेल से अपने चैप्टर नंबर 4 जो केमिकल काइनेटिक्स मैंने पढ़ाया था, वहाँ डिटेल से इसको हल करवाया हुआ है। आप दोनों को वीडियो को देखोगे तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं, एक अभिक्रिया का वेग K A की पावर 1/2 B की पावर 3/2 दी गई है। इस अभिक्रिया की हमें कोटि ज्ञात करनी है, इस अभिक्रिया की हमें क्या ज्ञात करनी है, कोटि ज्ञात करनी है। तो दोनों को जोड़ दो, तो 1/2 प्लस 3/2, तो कितना आएगा 2, 1 प्लस 3 इक्वल 4/2। तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया, 2। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसके बाद देखो आणविकता और कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप अपनी हाफिली एग्जाम देने से पहले अगर आप 2-3 डिस्ट्रिक्ट 4 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर हाफिली एग्जाम केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है, अगर उन सबको हल कर लोगे तो उससे काफ़ी क्वेश्चन है आपको रिपीट देखने को मिल जाएंगे, और अच्छे तरीके से आपका पेपर है वो काफ़ी अच्छा जाएगा। इसके बाद देखो आगे हम बात करें तो शॉर्ट में बता रहा हूँ, कोटि है कैसा मान होता है, प्रायोगिक मान होता है। कोटि कैसा मान होता है, प्रायोगिक मान होता है। और आणविकता है वो एक सैद्धांतिक मान होता है। कोटि शून्य भी हो सकती, 0 जैसे बोलते हैं शून्य कोटि, प्रथम कोटि, जबकि आणविकता का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। सिंपल से दो अंतर इजीली आप याद कर सकते हो। डेफिनेशन चाहो तो वो डिटेल से अच्छे तरीके से लिख के आ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न का आपको क्या लिखना है, IUPAC नाम। बेटा IUPAC नाम तो आप लिख दोगे, IUPAC नाम तो लिख दोगे। इसका आप साधारण नाम लिख सकते हो, इसका साधारण नाम क्या होता है, देखो इसको बोलते हैं साधारण भाषा में एलील एल्कोहल। क्या बोलते हैं, एलील एल्कोहल। और इसका साधारण भाषा में नाम होता है ग्लिसरॉल। अब आपको इनका कौन सा नाम पूछा है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन सूत्र न देकर नाम देखकर भी आपको IUPAC नाम पूछ सकते हो। तो कंपाउंड का साधारण नाम और IUPAC नाम दोनों आपको आने चाहिए। जो नामकरण करना है, डबल बॉन्ड है तो 1 2 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड 2 नंबर पे 3 कार्बन को आप क्या बोलोगे, प्रोप। डबल बॉन्ड रहता है प्रोप, नहीं तो प्रोपेन बोलते हैं, प्रोप। डबल बॉन्ड कितने नंबर पे, 2 इन, और अपना OH कितने नंबर पे, 1, तो 1 ऑल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 इन 1 ऑल। इसके बाद इस कंपाउंड की बात करते हैं, तो 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन से आपका क्या हो गया, प्रोपेन। OH कितने नंबर पे, 1 2 3, तो प्रोपेन 1 2 3, 3 के लिए ट्राई, और यहां पर क्या लगा दिया, ऑल। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। इसके बाद देखो फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में किससे करवानी है, ब्रोमीन से करवानी है। किससे करवानी है, ब्रोमीन से करवानी है। तो देखो फिनॉल की अभिक्रिया करवाते हैं यहाँ पे
ये फिनोल OH हो गया, ब्रोमीन Br2 से करवाएंगे कार्बन डाई सल्फाइड की उपस्थिति में। देखो ब्रोमीन जल से करवाते तो इसके ऑर्थो पैरा जितनी भी कंडीशन है उन सब पे ब्रोमीन जुड़ जाता है, लेकिन कार्बन डाई सल्फाइड की उपस्थिति में करवाएंगे तो ब्रोमीन या तो ऑर्थो कंडीशन पे या पैरा कंडीशन पे ब्रोमीन जुड़ेगा। तो आपकी कंडीशन क्या होगी, ये OH, तो एक बार Br आप ऑर्थो पे जोड़ दो और दूसरी बार आप ये Br कहाँ जोड़ सकते हो, आप पैरा पे। मैंने कहा जब भी आप उत्पाद बनाते हो तब उनका नाम लिखे तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो फिनोल और ये 4 ब्रोमो फिनोल हो जाएगा। अब देखो अगली अभिक्रिया, एथेनॉल को कॉपर की उपस्थिति में, किसको, एथेनॉल को कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो देखना एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एल्डिहाइड। फॉर्मूला समझते हैं, एथेनॉल है CH3CH2OH, कॉपर की उपस्थिति में टेम्परेचर 573 केल्विन, अगर डिग्री सेल्सियस में लिखा हो तो 300 हो जाएगा, देखना कभी कंफ्यूज ना हो। तो करना क्या है, विहाइड्रोजनीकरण होगा तो एक H यहाँ से जाएगा और एक H यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका CH3CH2 सॉरी क्या बनेगा CH3CHO, ये आपका यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो एटॉमिक क्वेश्चन है, नाम पूछा है, देखो इसको आप क्या बोलते हो, मेथोक्सी 1 2 3 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 मेथोक्सी प्रोपेन। अब इसका नाम पूछा है तो 3 कार्बन की क्या है ये सीधी श्रृंखला 1 2 3, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है CH3, CH3 को क्या बोलते हो आप, मेथिल। तो क्या हो जाएगा इसका 2 मेथिल और 3 कार्बन से प्रोपेन और क्रियात्मक समूह 1 नंबर पे, तो क्या नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल। अब देखो फिनोल की सांद्र HNO3 के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, कमेंट्स में, फिनोल की सांद्र HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, पिक्रिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, पिक्रिक अम्ल। देखो ये फिनोल हो गया, फिनोल का मतलब बेंजीन वाले के ऊपर OH और नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करवाती है HNO3 और नाइट्रिक अम्ल भी कैसा है यहाँ पे सांद्र, तो क्या बनेगा ये OH NO2 NO2 NO2, क्या नाम हुआ, पिक्रिक अम्ल, जिसको अगर ये नाम भी आपको साथ में याद होना चाहिए इसका, IPC 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल का निर्माण होता है। अब फिनोल की निर्जल AlCl3 और CH3COCl, पहले तो बेटा इसका नाम बता दो, इसको क्या बोलते हैं, कमेंट्स है, तब तक आगे नहीं लूँ जब तक आप इसका नाम नहीं बताए। CH3COCl, CH3COCl का नाम क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, एसिटिल क्लोराइड। CH3COCl को हम क्या बोलते हैं, एसिटिल क्लोराइड। तो सिंपल से रिएक्शन को विशेष बात नहीं है, ये आपने क्या बनाया यहाँ पे फिनोल और इसकी क्रिया किससे करवानी है आपको, एसिटिल क्लोराइड से। तो CH3COCl और किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो बेटा होता क्या है, यहाँ पे एक H होता है, ये H और ये Cl यहाँ से अलग हो जाएगा तो ये इसके ऊपर जुड़ेगा तो OH और यहाँ पे COCH3, ठीक है। और ये ऐसी कंडीशन कहाँ हो सकती है, पैरा पर भी हो सकती है, तो इसको बोलते हैं ऑर्थो एसिटोफिनोल। इसके बाद स्क्रीनशॉट लें आप, और ये आपके लास्ट क्वेश्चन आज का कि निम्न पदों का वर्णन कीजिए। तो ये सब की सब नेम रिएक्शन है, ये सब की सब क्या है बेटा, नेम रिएक्शन है जो मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कंप्लीट करवाई गई है। ये एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिल वाले चैप्टर से है।
तो आप वहाँ से जाके जितनी भी ये नेम रिएक्शन है इनको याद कर लें, क्योंकि कन्फर्म है एग्जाम के अंदर 2 से 4 नेम रिएक्शन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी। हाफ ईयरली एग्जाम का मतलब ये कि अगर आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जितने भी पेपर है वो सब हल करोगे तो काफ़ी अपने को सीखने को मिलेगा और काफ़ी क्वेश्चन अपने को याद होंगे। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना अपने को याद होता जाता है। तो इसी के साथ ये एक डिस्ट्रिक्ट जहां हाफ ईयरली एग्जाम हुई थी उसका मैंने पेपर हल करवा दिया है। अगर इसी प्रकार का पेपर अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट में भी आता है इससे मिलता जुलता, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए, उसको हम इजीली हल करवा सकें। इसी के साथ ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है।